नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। तो चलिए आज सुनते हैं कहानी कब ले बीती अमावस की रतिया, जिसे लिखा है गीता श्री जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 12 साल बाद जैसे उमा कुमारी के भाग्य जगे, वैसे ही सबके जगे। हाईवे के किनारे बसा पूरा गांव चहचहा उठा था। सबकी जुबान पर बस यही बात थी। खातोपुर गांव का उत्साह देखते ही बन रहा था। खुद उम्मी यानी उमा कुमारी के पतिदेव अचंभित थे कि जिस स्त्री को अभी तक त्याज्य समझा था, उसे गांव के लोग इतना प्यार कैसे करते हैं। उसे अम्मो के प्रति गांव वालों के प्यार पर उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितना अचंभा हो रहा था। वह अपनी शहरी आंखें फाड़ फाड़ कर कभी आधुनिक रंग ढंग में रंग चुकी युवा बीवी को देखे तो कभी उसारे पर जमा महिला मंडल की औरतों को। सिर्फ औरतें ही नहीं, उनके आगे कई बच्चे खड़े खड़े टुकुर टुकुर तमाशा देख रहे थे। गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी थी। कोई उससे सवाल नहीं पूछ रहा था कि इतने साल कहाँ रहे, जवान बीवी की खोज खबर क्यों न ली, क्यों लापता रहे कि कोई ढूंढ ना सके। लेकिन जब पता चला तो कहानी बदल चुकी थी। पता चले भी 5 ही साल हुए। उम्मो ने कैसे दिन बिताए, कैसे रैन, क्या पता। उमा के पतिदेव यानी मालभोग ठाकुर जानना भी नहीं चाहते थे कि उम्मो के दिन कैसे कटे और रैन कैसे कटे उनके बिना। बस वे इन दिनों खाली थे, पत्नी विहीन थे। उनकी पत्नी उनसे अलग होकर बच्चे समेत दूसरे परिवार में रम चुकी थी। लगभग शहर से गायब थी, जैसे वे खुद गायब हुए थे कभी। उन्हें पहली बार पता लगा था लापता होने का दर्द, पीछे छूट जाने वालों के लिए क्या होता है। लेकिन अब वे लापता नहीं रहना चाहते थे और पुराने पते पर लौट जाना चाहते थे, वहां जहां कोई अब भी उनकी राह देख रहा था। उन्हें एक औरत की सख्त जरूरत थी जो शहर में उनके खालीपन को भर सके, उनकी देखरेख कर सके, उनका घर संभाल सके। वे इन दिनों नितांत अकेले हो गए थे। तन्हाई तन्हाई माने कांटे नहीं कट रही थी। अकेला घर काट खाने को दौड़ता था। स्कूल से निकलने के बाद सीधे कोचिंग सेंटर पहुंच जाते और देर शाम तक का समय वहीं बिताते। रात तो आखिर सबको अपने घर लौटने पर मजबूर कर ही देती है। पहले वे कोचिंग सेंटर में 1 घंटा समय देते थे। अब जब से अकेले हुए हैं, कोचिंग सेंटर में ज्यादा बैच पढ़ाने लगे हैं। कमाई भी अच्छी और वक्त भी अच्छा कट जाता है। घर की याद नहीं रहती। लेकिन कब तक? घर तो लौटना ही था ना। दिनों के बीच में एक रात होती है जो विभाजन करती है, अगले दिन के लिए इंसान को तैयार करती है। एक नई शुरुआत के लिए रात एक स्पेस है जहां से प्रस्थान की भूमिका तैयार होती है, अगली रणनीति की योजना बनती है। रात सिर्फ विश्राम स्थल नहीं, प्रस्थान बिंदु भी है जहां मालभोग उर्फ मालूजी तरह तरह की रणनीति बनाया करते हैं। जिंदगी अकेली ना कटे, इसकी रणनीति रात में ही बनाते हैं, जो सुबह तक ध्वस्त हो जाती है। किसे अपने साथ लें, किससे सलाह करें, हिम्मत नहीं जुटा पाते कि गांव एक बार फोन करके बात ही कर लें। 5 साल से संपर्क बढ़ाना शुरू किया था जब बेटे ने कहा था, दादी से मिलना है, गांव कैसा होता है, आपका घर देखना है पापा। बेटा अपनी जड़ खोज रहा था और पापा जड़ से कटकर भुरभुरी जमीन पर उग रहे थे। उन्हें कभी एहसास ही ना हुआ कि वे जड़ विहीन हो चुके हैं और उनके पैरों तले
ठोस जमीन नहीं, रेत ही रेत है। 1999 की गर्मियों में जो घर छोड़कर निकले सो लौटे ही नहीं। एक खत लिखकर सूचित कर दिया कि वे हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। उनकी खोज बेकार है, वे कभी नहीं लौटेंगे। जब तक वह स्त्री घर में रहेगी हम पैर ना धरेंगे। जवाब के लिए कोलकाता का एक पता भेजा था, लेकिन उस पते पर गांव से कोई ना गया। जाता भी कौन? पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। बची थी केवल माँ और एक विवाहिता बहन जो यदा कदा मायके की देखभाल बेटे की तरह करती थी। हाँ, शिक्षिका माँ ने जरूर अपने हाथों से खत लिखा था, जिसका मजमून इस प्रकार था। प्रिय बेटे, आप हमारे लिए जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान हैं। आपने तो हमारी कोख को भी लज्जित कर दिया, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हम आपको अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं और आज से मेरे लिए बेटे की तरह होगी आपकी पत्नी, मेरी बहू, जिसे मैं अपनी पसंद से ब्याह लाई हूं, जिसकी वजह से आप अपना घर त्याग कर चले गए। अपनी माँ तक का ख्याल ना आया। इस बुढ़ापे में मेरा कोई आसरा नहीं है सिवाय बहू के। अब हम इसके भरोसे ही जिंदगी काटेंगे। आप जहां रहें, खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन हम सब मर गए हैं आपके लिए। इस खत के साथ खातोपुर गांव हमेशा के लिए दिलो दिमाग से मिट गया। सब कुछ भुलाकर मालभोग ने कोलकाता से भी दूर मणिपुर जाकर अपनी जिंदगी शुरू की। गणित में होशियार मालू ने वहां एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और साथ में बीए की पढ़ाई भी जारी रखी। जो भी फैसला उसने लिया उसके लिए वह खुद ही तैयार नहीं था। मुजफ्फरपुर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हुए उसे पता नहीं था कि उसके पीछे गांव में उसकी पत्नी ने उसकी आगामी जिंदगी की पटकथा इस तरह लिख दी थी कि उसे सब कुछ छोड़कर अनजान नगर में बस जाना पड़ेगा। कैसे भूल जाए 1999 की गर्मी की छुट्टियां। 15 मई को गांव आया 2 महीने के लिए और इधर माँ ने बैंड बजवाने की पूरी तैयारी कर ली थी। वह चीखता रहा, एक बार लड़की से मिलवा दो, लेकिन माँ ने आगे फोटो रख दिया। लड़की का बायोडाटा देखना चाहता था। माँ ने 4 लाइन की जानकारी आगे में धर दी। लड़की का नाम उमा कुमारी, जन्म तिथि, शिक्षा 10वीं पास, रंग गेहुआ, गोरा, लंबाई 5 फीट, गृह कार्य में निपुण, मृदभाषिणी, लोक गीत से लगाव, व्रत त्योहार में गहरी आस्था। बायोडाटा देखकर मालू ने माथा ठोक लिया। माँ खुद शिक्षिका होकर उसके भाग्य का ऐसा फैसला कैसे कर सकती थी? वह हैरान था। उसने प्रतिवाद जताना शुरू किया तो माँ अपना कलेजा पकड़कर जमीन पर लुढ़क जाती। पूरा घर, पट्टेदार सब हाय हाय करने लगते। लगन के समय में ऐसा अशुभ नाटक करना मालू को शोभा नहीं देता। सब लोग मालू को कोसने लगते। मालू को अपना भविष्य अंधकारमय दिखता और चुप लगा जाता। इसी माहौल में मालू ब्याह दिए गए उमा कुमारी से। उधर उमा कुमारी को तो कुछ पता ही नहीं कि लड़के वालों के घर में क्या चल रहा है। वे तो ब्याह करके आ गई। मड़ाव में ही देख लिया था अपने पतिदेव को और निहाल हो गई थी। लेकिन पतिदेव ने एक बार भी पलटकर बहू का मुंह नहीं देखा। ससुराल में इतनी चुहल होती रही, मुंह दिखाई की रस्म हुई। काहे को मालू जी लट कर देखें। दूल्हे को अतिरिक्त रूप से गंभीर देखकर कुछ लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी थी। मालू के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वे अपनी शादी में नहीं, किसी मातम में शामिल होने आए हैं। उनके मन में क्या चल रहा था उससे सब अनजान थे। उमा कुमारी ने तो बस एक झलक देखी और उसी छवि में खो गई। उसके पास सपने बुनने का अवकाश था।
भविष्य के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त अवसर भी। शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन को छोड़कर सबके पास बहुत काम होता है। वो दोनों तमाशबीन होते हैं जो सारे रिश्तेदारों को नाचते हुए चहकते हुए देखते हैं और मजे लेते हैं। दोनों की इतनी कद्र होती है, कसम से जीवन में पहली और आखिरी बार वीआईपी होने का एहसास होता है। दोनों अपनी अपनी दिशाओं में खोए हुए थे। दोनों अपने अपने सपने बुन रहे थे। ऊन के गोले और उनके रंग अलग अलग थे, जबकि मर्जी की शादी में एक ही गान बजता है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, लेकिन यहाँ तो रेत पर ताश के महल खड़े होने की नौबत आ गई थी। मालू जी दुल्हन लेकर चले और कोहबर में जाने से पहले ठिठक गए। बहन नेग के लिए रास्ता रोककर खड़ी थी। मालू जी ने सोचा, अच्छा मौका है। पॉकेट से सारी सलामी निकाली जो ससुराल में आते वक्त बड़ों के पैर छूने पर मिली थी। जेब से निकाली और सारी की सारी बहन को थमा दी। बहन गदगद और हैरान दोनों। इतना कंजूस भाई, इतना मेहरबान कैसे? वह सशंकित होकर रास्ते से हटी और दुल्हन अंदर। समूची भीड़ अंदर, लेकिन मालू बाहर से ही खिसक लिए। गर्दन से पीली धोती उतारी और देह पर से पीले अक्षत झाड़ते हुए सीधे दालान में बैठ गए। वहां बहन पहले से ही बैठी हुई जीजा के कान में कुछ कह रही थी। जीजा का चेहरा तन गया। वह सावधानी की मुद्रा में उठा और मालू जी से चिपक गया। मालू को यह सब असहज लगा। मालू ने कहा, मुझे खेत में जाना है। जीजा ने कहा, क्यों? बाहर मर्दों वाली टॉयलेट में जाओगे तो कोई दिक्कत है? तुम्हें शहरी लोगों के लिए बनवाया गया है साले बाबू। नहीं नहीं, हमको खुले में जाना है। कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत। दूल्हा खेत में जाएगा, बताओ जरा। हालत देखिए अपनी। जाओ चाका पल पर जाओ, नहाओ धो पहले, फिर बाहर निकलने लायक लगोगे। हमको आप मत बताइए। बोलते हुए मालू उठे और चौखट पर रखा लोटा उठाया और खेत की तरफ चल पड़े। पीछे पीछे जीजाजी भी चल पड़े। मालू हाथ से इशारा करता रहा लौटने का, लेकिन जीजाजी क्यों लौटने लगे? मालू ने आंखें दिखाई, तब जाकर जीजा के कदम रुके। वहीं खड़ी रहे जहां से घनी झाड़ी नजर आने लगी थी, लेकिन जीजा जी का इंतजार लंबा खिंच गया। वे झाड़ी में झांकने लगे। लोटा वैसे ही पड़ा था। मालू हाईवे का रास्ता पकड़कर कब का दूर निकल गया था। गांव की भोर हो चुकी थी। हल्के अंधेरे में ही दुल्हन विदा होकर आई थी। जब तक पूरा गांव जगता खेत की तरफ शौच के लिए आता, मालू गांव के पार हो चुके थे। जीजा जी खाली हाथ चिल्लाते हुए लौटे। माथा पीट रहे थे। उनको लोगों ने धरा। आंगन की औरतें बाहर निकल आई। कोहबर में औरतों से घिरी दुल्हन अकेली रह गई थी। उस तक सिर्फ आवाजें और चीखें पुकार पहुंच रही थी। उसके भीतर शोर नहीं, सन्नाटा पसर रहा था। जिसके साथ जीवन बिताने का फैसला कर रही थी, उसके ऊन के गोले बिखर गए थे। सपनों की स्वेटर उधड़ गई थी। उसमें पांव धंस रहे थे और आंखों से बुनाई दिखनी बंद हो गई थी। उसने कोबर की दीवान पर सिर टिकाकर आंख बंद कर लिया। नींद गम के मारों के लिए सांत्वना की तरह होती है। सारी रात की जगी उमा कुमारी को नींद आ गई थी। उसके बाद उसे नींद से मोहब्बत होने लगी थी। जब मौका मिलता कहीं भी सोने की जगह ढूंढ लेती थी। माहौल सामान्य हो चला था। मायके वाले विदा कराने नहीं आए। सासू माँ ने हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लिया। उन्हें घर देखने वाली की जरूरत भी थी। उन्हें सहायिका मिल गई। बेटे का गम भी खत मिलने के बाद कम हो गया। सलामती की खबर काफी राहत देती है।
दोनों अपनी अपनी जिंदगी में रमने लगी थी। उमा कुमारी के पास रहने को घर तो था, खाने को अन्न भी था, सब कुछ जरूरत भर था। सासू माँ की तीर्थ यात्राएं बढ़ चली थी, पैसे की तंगी का रोना भी बढ़ गया था। उमा कुमारी की देह पर कपड़े भी जरूरत भर थे। खेत के अन्न और सब्जी से काम चलाने की नसीहतें थी। कपड़े खुद सिलकर पहनने की हिदायतें थी। स्वेटर खुद बुनकर पहनने का हुक्म था। बाजार पहुंच से बाहर था। सासू माँ का जुमला अक्सर उछलता, का पर करूं सिंगार पिया मोरा आहन। सिंगार के लिए ना पैसे थे, ना साधन और ना ही मन। न घर के काम कभी खत्म होते थे। मन में छोटी सी इच्छा जग रही थी कि सासू माँ की तरह टीचर ट्रेनिंग करके टीचर ही बन जाए। सरकारी नौकरी की चाहत उसे खींच रही थी। जी जान लगाकर सासू माँ की सेवा में खुद को लगा दिया था। उनका हर सितम सहा, कड़वे वचन को हवा में उड़ा दिया। सासू माँ यानी शशिकला देवी अपनी बहू की सेवा से प्रसन्न रहती थी और पट्टीदारों के सामने अपने बेटे को कोसती रहती थी, जिसने उनकी पसंद की बहू को अपनाने से इनकार कर दिया था। इस बात को वे अपनी पराजय के रूप में देखती थी। एक आध बार दबी जुबान में किसी रिश्तेदार ने कहा, लड़की की उम्र ही क्या है, ब्याह क्यों नहीं कर देती, क्यों मर्द के बिना घर में बिठा रखा है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो। बड़ी गोतानी ने कहा, बहू बनाकर लाई थी, बेटी बनाकर ब्याह दो, कब तक घर पे बिठाकर रखोगी लड़की को। शशिकला देवी बुरा मान जाती, अरे ऐसे कैसे, मेरे घर की इज्जत है, ब्याह करके लाई थी, मरते दम तक यही रहेगी मेरी बहू, चाहे बेटा लौटे या ना लौटे। अब क्या लौटेगा मालू की माँ, परदेश में बस गया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, तुम भी किस निर्मोही के इंतजार में बैठी हो। शशिकला देवी कुपित हो उठती। उन्हें लगता कि सब मिलकर उनके बुढ़ापे का सहारा छीनना चाह रहे हैं। जाने क्यों लगता उनको उनका बेटा जरूर लौटेगा और उनकी पसंद को अपना लेगा। पागल है, एक बार देखता तो सही, बात तो कर लेता तो कभी जा ना पाता। बहू इतनी भी बुरी नहीं है, सुंदरता का क्या है, जितना संवारो संवरती है। उन्हें मलाल रह गया कि बेटे ने बहू को जी भर के ना देखा ना प्यार किया, और बहू बहू ऐसी कि कभी शिकायत ही नहीं करती, दिन भर काम में जुटी रहती, खाली समय में कुछ कुछ बनाती रहती और सोती रहती। नींद उसे बहुत प्यारी थी। नींद के कारण शशिकला देवी बहुत डांट लगाती थी, लेकिन उमा कुमारी को डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क तब पड़ता था जब वह नगद रुपए उनसे मांगती और वे कोई बहाना बनाकर टाल जाती। 10 सवाल पूछती, फिर उसने मांगना ही बंद कर दिया। किताबें चाहिए थी, आगे की पढ़ाई करनी थी। 10 काम होते थे जिनके लिए कैश चाहिए था। हर रोज नींद में जाने से पहले उपाय सोचती। दशहरे की छुट्टियां थी। शशिकला देवी गायत्री परिवार की महिलाओं के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी थी। घर में अकेली उमा कुमारी और अन्नपानी, बगल में कुछ पट्टीदार लोग, जिनकी चहल पहल से उसे आश्वस्ति मिलती कि लोग हैं आसपास। मौसम बदलने के कारण आसपास रौनक ज्यादा थी। गांव के पास से ही हाईवे गुजरता है, सो बाहर की आबो हवा आती थी। एक दिन दोपहर मचिया पर बैठी बैठी उमा नगद रुपयों के बारे में सोच रही थी। कैसे पैसा आए, कहाँ से आए। सामने बड़ी सी टोकरी में गेहूं पर नजर पड़ी। मोटा दाना, साफ सुथरा, सोने सा चमकता हुआ। उमा उठी और बाहर की तरफ दौड़ी। मंगरूलाल बाहर गाय के लिए चारा काट रहा था। उसकी बीवी उसके लिए खाना लेकर आई थी। दोनों साथ साथ बैठे किसी बात पर ठिठिया रहे थे। उमा का मन न हुआ कि इस रंग में भंग डाले।
कुछ देर खड़ी रही, अपलक दोनों को देखती हुई। अचानक उसे नींद की तलब महसूस होने लगी थी। अभी बिस्तर मिलता तो सो जाती। मंगरू की नजर पड़ गई। उसने अपनी बीवी को भेजा। नींद के झोंके से उबरकर उमा कुमारी ने मंगरू की बीवी को अपनी योजना बताई। फिर क्या था, दोनों थोड़ी ही देर में गांव से निकलकर साप्ताहिक हाट में पहुंच गई। टोकरी का गेहूं अच्छे मोल में बिक गया। हथेली पर रुपए लिए रिक्शे पर बैठी दोनों स्त्रियां खिलखिलाती हुई चली आ रही थी। मंगरू ने यह दृश्य देखा। उसे राहत मिली भीतर से। उसने बाद में अपनी बीवी को उमा की दोस्ती में निहाल होते देखा। जब तक मलकिनी नहीं आ जाती तब तक दोनों खूब घूम लो, आते ही पता चलेगा। मन ही मन बड़बड़ाता लेकिन टोकता नहीं। जानता था कि यह 4 दिन की चांदनी है। उमा के हिस्से में फिर अंधेरा ही होगा। दोनों रोज बाजार जाती। पहले उमा ने रेशमी धागे और सूती कपड़ों से स्टाइलिश झोले बनाए, उन्हें बेचा। फिर गुड़िया, गुड्डे, मोतियों से छोटे छोटे पर्स बनाए। सब बाजार में बिकते गए। हेयर बैंड बनाया। जो बनाती एक दुकानदार सब खरीद लेता। उमा को ऑर्डर मिलने लगे। वह अपने लिए पहली बार सलवार कुर्ता खरीद कर लाई, नाइटी लाई, किताबें और श्रृंगार का कुछ सामान। शशिकला देवी ज्यादा दिन वहां रुक गई थी। उमा को और आजादी मिली। वह मन ही मन दुआ करती कि शशिकला देवी कुछ समय और न आए। उसने अपने पुराने कपड़ों को मिलाकर रंगीन धागे की सूजनी बनाई। वो तो गांव के लोग ही हाथों हाथ खरीद ले गए। उमा के हुनर की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी थी। शशिकला देवी हरिद्वार से लौटी तो झटका खा गई। जिस उमा को छोड़कर गई थी वो तो नहीं मिली। जो उमा मिली वो उन्हें गवारा नहीं हुई। बहुत कलह हुआ और अंत में एक घर को दो स्त्रियों ने मिलकर आपस में बांट लिया। शशिकला देवी का बस चलता तो घर से निकाल ही देती, लेकिन तब तक उमा का पट्टीदारों में और आसपास बहुत समर्थक हो चुके थे। अकेली शशिकला देवी पर भारी पड़ गए थे। शशिकला देवी लकोक्तियों के लिए मशहूर थी। पट्टीदार पहले से खफा थे। उन्हें मौका मिल गया, क्योंकि शशिकला देवी अक्सर कहा करती थी, दाल और पट्टीदार जितना गले उतना अच्छा। अब पट्टीदारों ने कहा, ना तुम्हारी दाल गलेगी ना हम पट्टीदार, गलोगे तुम। सब गए छोड़कर बहू भी गई। देखते हैं बेटी कितने दिन देखरेख करेगी। इस प्रकार से दो स्त्रियों में पहली बार विभाजन देखा गया। उमा ने अपने काम के साथ गांव की 5 स्त्रियों को जोड़ लिया था। अब उसे नींद कम आने लगी थी। काम और पढ़ाई से फुर्सत कहाँ। उसका घर हस्तकला का छोटा मोटा सेंटर बन गया था। हाईवे से गुजरने वाले टूरिस्ट को ढाबे वाले इस घर की तरफ बेच देते थे। जो आता बिना कुछ खरीदे नहीं जा पाता। दिन कट रहे थे। कई साल बीत गए। उमा ने काम को ज्यादा नहीं बढ़ाया। उसे तो सरकारी नौकरी में जाना था। उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। अपने साथ साथ 5 और औरतों को रोजगार दिलाया। खुद पढ़ाई में और ट्रेनिंग में व्यस्त। शशिकला देवी ताना मारती, किसके नाम का सिंदूर लगा रखा है, मिटाती क्यों नहीं। मेरा बेटा गया तेरे हाथ से। उसका घर बस गया है। वह कभी नहीं लौटेगा। देखना, मैं भी एक दिन उसी के पास चली जाऊंगी। यहाँ का सब कुछ बेच बाच दूंगी। देखती हूँ फिर कौन तुम्हें संपत्ति में हिस्सा दिलवाता है। चली क्यों नहीं जाती ये गांव छोड़कर। अब क्या रखा है तेरा यहाँ। उमा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। पहले रो धोकर रह जाती या नींद लेने चली जाती। अब सुनकर मुस्कुरा देती है, काम में लग जाती है। शशिकला के सारे वार खाली चले जाते। उमा ने हमेशा सिंदूर बिंदी लगाई।
एक आध बार उसकी सहेली रूपा ने टोका भी। उमा ने जवाब दिया, तू हमारे समाज को नहीं जानती, अभी तो नाम के लिए पति है ना। जिस दिन यह निशानी भी मिटा दी, सब लोग क्या हाल करेंगे मेरा, तू सोच भी नहीं सकती। मैं गांव के इसी घर में इसीलिए पड़ी हूं कि पति का घर तो है, मैं अकेली छोटे शहर में कैसे जी पाऊंगी। सोच जरा, कोई मर्द तो चाहिए है ना साथ में। ना भाई है ना बाप, सब ने मुझको मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया, लेकिन मैं खुद को कैसे मरने दूं। मैं मरने तक जिंदा रहना चाहती हूँ, और वो भी अपने हिसाब से, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जो किस्मत में था वो तो हो गया, मैं अपनी किस्मत बदल नहीं सकती, लेकिन खुद को बदल सकती थी, सो बदल लिया। अब चलने दे, देखा जाएगा। जिंदगी पूरी पड़ी है, नौकरी हो गई तो यहां से चली जाऊंगी, लेकिन उसके पहले नहीं। रूपा चुहल करके पूछती कि तेरी अमावस की रात कब बीतेगी। अरे बीत ही जाएगी सखी, कोई अमावस इतनी लंबी नहीं होती कि अंजोरिया रात को रोक ले, उमा जवाब देती। दोनों हंस पड़ती एक साथ। रूपा के साथ उमा को भी चुहल के कुछ पल मिलते थे, सुख दुख के बीच भी दोनों चुहल कर लेती थी। और सिंदूर कब तक लगाएगी, उमा के सिंदूर पर उंगली धरते हुए पूछा था। एक बार मुझे उनसे मिलना है रूपा, एक बार जरूर। जब तक तू सिंदूर लगाएगी, कोई और मर्द तेरी तरफ ताकेगा भी नहीं। ऐसे ही गुजारेगी क्या जीवन अपना। उमा को ऐसी बातों पर फिर से नींद आने लगती थी, लंबी नींद, जिसमें अपने लिए वह सुकून ढूंढा करती थी। नींद की पनाह उसके लिए कितनी जरूरी थी। नींद उसके लिए वह नंदी थी जिसमें तैरकर दुख से दूर जा सकती थी। नींद में पानी ही पानी, और उसमें डूबती उतराती उमा। कभी नदी, कभी झील, कभी पानी में डूबे खेत। कोसी नदी मानो खेतों में घुस आई थी। उस पानी में देखती हरी भरी फसलें सीधी खड़ी होने की बजाय पानी पर सो जाती थी, अधलेटी सी। उमा की पलीली नींद हमेशा कर्कश आवाजों से खुलती थी। पूरा शरीर गीला होता था, जाने नींद भिगोती थी या पसीना होता था। गर्म सपनों के भाप से भी तो भीग जाते हैं हम। ऐसे जाने कितने बरस बीते। उमा ने बरस नहीं, युग गिने। उम्र नहीं गिनी, जिंदगी के दिन गिने। 12 सालों के संघर्ष ने उसे 32 साल की उम्र में 40 पार का बना दिया था। इस बीच पति की तरफ से कोई संपर्क की कोशिश ना हुई और ना ही कोई खत आया। उमा ने अपने मोबाइल नंबर को हवा की तरह दूर दूर तक फैला दिया था। नौकरी के इंतजार में बेहाल हो गई थी। वैकेंसी निकलती तो आवेदन करती, कहीं ना कहीं कोई विवाद खड़ा हो जाता और फिर रुक जाती बहाली। समस्तीपुर कोचिंग सेंटर के अधेड़ मालिक दुमदल सिंह उमा के लिए वैकेंसी पर खास नजर रखते थे, दिल से उसकी मदद करना चाहते थे। उसका मानना था कि औरतों के लिए टीचिंग जॉब सबसे बेहतर और सुरक्षित होती है। वे ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़कियों, औरतों को यही समझाते थे, उन्हें सारी जानकारी भी मुहैया करवाते थे। उमा को उनके रूप में बड़ा सहारा मिल गया था। उमा को किसी भी दिन अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार था। आंगन में अपनी हस्तकला टीम के साथ बैठी उमा गप्पे मार रही थी। इस महीने एक एनजीओ ने अलग तरह के कलात्मक झोले बनाने का बड़ा ऑर्डर दिया था। सभी लगी पड़ी थी जी जान से। रेशमी और सूती धागों का संसार आंगन में फैला पड़ा था। टीम में शोभा पैचवर्क का काम अच्छा कर लेती थी, सो एनजीओ का लोगो शोभा बनाने में व्यस्त थी। वह स्त्रियों का साझा संसार था, जहां सबके चेहरे पर स्वाभिमान का नूर टपकता था। अभी बाहर से कुछ शोर सुनाई पड़ा। कोई गाड़ी रुकी थी। सबसे पहले आंगन में शशिकला देवी दाखिल हुई।
साथ में रिश्ते की औरतें, सबके चेहरे खिले हुए। उमा से अलग बात करना चाहती थी। उमा ने हैरान होकर देखा, कई साल बाद उसकी तरफ कदम धरा है शशिकला देवी ने और उससे बात कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में तो उमा के मरने जीने की खबर तक ना ली थी उन्होंने। ना उमा को अपनी ओर फटकने दिया, ऐसी दीवार खींच दी थी कि दोनों उसके पार नहीं देख पा रही थी। उमा चकित होती हुई उनके पास गई। शशिकला देवी को सुनते हुए उमा के चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था। कोई एक रंग टिकता ना था। सारी औरतें काम छोड़कर बाहर निकल गई। बाहर पहले से ही काफी लोग जमा थे। वहां तरह तरह की सरगोशियां सुनाई दे रही थी। औरतें मुंह पर हाथ रखे बोल रही थी कि उमा के तो भाग जग गए। ऐसे ही सबके जगह 12 साल बाद आदमी लौट आया। उमा की तपस्या रंग लाई। माँ का बेटा लौट आया। अब सब ठीक हो जाएगा। बड़ा दुख देखी है सास और बहू दोनों बेचारी। अब सब मिलजुल कर रहें, और क्या चाहिए। बाहर कुर्सी पर बैठा मालू बेचैनी से पहलू बदल रहा था। निगाह आंगन की तरफ थी। वह पहले सीधे आंगन में आना चाहता था, लेकिन माँ ने रोक दिया था। शशिकला देवी खुद को फिर से बीच में रखने की ख्वाहिशमंद थी। आखिर इस बहू को ब्याह करके वही तो लाई थी। सीधे बेटे को डील कैसे करने दे। कहीं दोनों मिल गए तो उसका क्या होगा। बड़ी मुश्किल से तो बेटा लौटा है। बहू को अपनाना चाहता है। उनके कलेजे पर रखा पत्थर हट गया था। गायत्री मंत्र का जाप करती हुई वे उमा से बात करने घुसी थी। उमा ने उनकी पूरी बात सुन ली। उसकी आंखें बार बार छलक रही थी। मन हुआ सारा गुस्सा मान सम्मान झटक कर दौड़ जाए, बाहों में झूल जाए, खूब लड़े, खूब बोले। एक जमाना बीत गया, पूरे जमाने की बात कह दे। वो सारी चिट्ठियां जो बिना पते की लिखी थी उन्हें पढ़वा दे। लेकिन उससे बाहर ना जाना गया। बाहर की भीड़ उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसने शशिकला को धीरे से कहा, उनको अंदर भेज दीजिए। आप लोग जाइए, हम अकेले में बात करना चाहते हैं। मालू को इसी पल का इंतजार था। पल भर में वह उमा को बाहों में घेरे हुए खड़ा था। भीड़ बाहर दुआएं पड़ रही थी। उमा से कुछ ना कहा गया। फफक फफक कर रो पड़ी। मालू की बातें उसे सुनाई दे रही थी। वह पूरे एक युग की कथा उसी एक पल में बता देना चाहता था। अपने भागने की कथा से लेकर वापिस आने तक की कथा। जबरिया विवाह ने उसके भीतर गुस्सा भर दिया था। घर वालों से बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। अपने हर गुनाह को वह कबूलता गया। मणिपुर में अपनी शादी की बात, फिर बच्चा, फिर पत्नी से मनमुटाव, फिर पत्नी का बिना बच्चे समेत छोड़कर चले जाना, बिना बताए चले जाना। कोई क्लू नहीं मिल रहा है। एक बार भी ये नहीं कह पाया मालू कि उसे कभी एकांत में उमा की याद आई। जमाने भर की उस कथा में कहीं जिक्र ना था उमा का। ना ही उसका हालचाल पूछा और ना ही पूछा कि तुमने अपना समय कैसे बिताया। उमा ने अपना गला साफ करके मुलायम आवाज में पूछा, अब क्यों आए हैं वापस? मुझसे क्या चाहते हैं? अरे माम ने बताया नहीं क्या? मालू झुंझलाया। हमें जानना है, लेकिन आपसे। तुम साथ चलोगी ना? हम कोलकाता शिफ्ट कर गए हैं। मणिपुर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो। आपने जो मेरे साथ किया, क्या आप उस पर शर्मिंदा हैं? हमसे माफी मांगिएगा, सबके सामने, गांव वालों के सामने, अपनी माँ के सामने। लिखित में दीजिएगा कि हमसे गलती हुई और आगे फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मेरा जीवन था, मुझे हक था अपने हिसाब से फैसला लेने का। लेकिन तुम्हें लगता है मैंने गलती की? तो की होगी गलती, लेकिन माफी क्यों?
पति पत्नी में इतनी पढ़त लिखित होती है क्या? तुम कोर्ट हो क्या? कैसी बातें करती हो आप? क्या मेरी वो रातें, मेरा इंतजार, मेरा सम्मान लौटा सकेंगे वापस? पूरी कोशिश करेंगे। अपना तपता हुआ गाल मालू ने उमा के गाल से सटाना चाहा। उमा पीछे हट गई, हाथ से उसके चेहरे को दूर किया। आपकी जिंदगी थी, आपने फैसला किया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। एक बार भी सोचा नहीं? अब तक कोई अपराध बोध भी नहीं है आपको? आपको सब कुछ कितना आसान लग रहा है ना मालू बाबू? उमा के मुंह से मालू बाबू सुनकर मालू को अजीब सा लगा। वह तो एक ग्रामीण देहाती पत्नी की उम्मीद में आया था, जिसे लेकर उसकी अलग राय थी, जिसमें एक राय ये भी थी कि देहाती पत्नियां ज्यादा टिकाऊ होती हैं। उमा कुमारी ठाकुर, चलिए अब चलने की तैयारी करिए। माँ से बात हो गई है, गांव वाले भी बहुत खुश हैं, सब आपकी तारीफ कर रहे थे। गांव वालों पर तो तुमने जादू कर दिया है। उमा ने कहा, अगर मैं ना जाना चाहूं तो मैं तीसरी शादी कर लूंगा। मत आओ, मुझे पत्नी चाहिए, औरत चाहिए, मुझे घर बसाना है, अकेले जीवन नहीं काटना है। वंश नहीं चलाना है क्या? इकलौता बेटा हूं खानदान का, दामोदर ठाकुर का बेटा मालभोग ठाकुर, निसंतान नहीं मरेगा उमा देवी, समझी? चलिए, अब तक आप मेरे घर में हैं, मेरी पत्नी के रूप में। आप पर मेरा हक बनता है। मर्जी से नहीं जाएंगी तो जबरन ले जाऊंगा। जब तक साथ नहीं चलती मैं यहां रहूंगा। मालू गुस्से में कांप रहा था। वह इतने सालों बाद लौटा है और पत्नी वो है कि स्वागत करने की बजाय बहस कर रही थी। बाहर तक मालू का चीखना पहुंच गया था। बाहर खड़ी भीड़ के सुर बदल गए थे। ऐसे कोई करता है क्या? इतने दिनों बाद भाग जगे हैं, अब तो सुख के दिन आए हैं, क्यों नखरे कर रही है? शशिकला देवी की आवाज आई। 4 पैसे क्या कमाने लगी? 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? दिमाग खराब हो गया इस औरत का। जाना तो पड़ेगा, चाहे थाना सिपाही क्यों ना करना पड़े। उमा ने मालू को घर से निकल जाने का इशारा किया। वह बौखलाया हुआ पलट गया। मन हुआ एक तेज झापड़ लगा दे और झूठा घसीट कर गाड़ी में बिठा ले। शशिकला देवी किसी से थानेदार को बुलाने की बात कर रही थी। बाहर ये सब चल रहा था कि उमा अपने हाथ का बनाया हुआ कलात्मक झोला लिए हुए बाहर निकली। क्रीम कलर का दुपट्टा ओढ़ा, जिस पर अपने हाथों से मिथिला पेंटिंग बनाई थी। श्रीमान मालभोग ठाकुर, आप अपने नाम के अनुसार ही बहुत घटिया इंसान हैं। जाने क्या सोचकर आपका नाम आपने खानदान ने रखा। नाम का बहुत असर होता है इंसान पर। हम औरतें आपके लिए माल नहीं है कि एक से मन भर गया तो दूसरी को भोगने आ गए। मुझे बहुत खेद है कि अब तक आपके घर में रही, पत्नी की तरह रही। यह कैद मेरी चुनी हुई थी। आज से आजादी भी मेरा चयन है। आपका घर, आपकी पहचान, सुहाग के चिन्ह, जिन्हें मैंने कर्तव्य समझकर ढोया, सब यहीं छोड़कर जा रही हूं। संभाल लीजिएगा। थाना सिपाही आप क्यों बुलाएंगी अम्मा जी? हम बुला लेते हैं। हम बच्चे नहीं हैं। पुलिस जानती है कि एक युग के बाद रिश्ता अपने आप खत्म हो जाता है। गांव में तो 12 साल बाद गायब आदमी को मरा हुआ मानकर श्राद्ध भी कर देने का रिवाज है। यकीन ना हो तो पंडित जी को बुलाकर पूछ लीजिएगा। तनाव से उमा कंपकपा रही थी। कांपते हाथों से उसने झोले से अपना मोबाइल निकाला कि मोबाइल बज उठा। मंगरू की पत्नी पीछे आ खड़ी हुई थी। उमा ने उसको आदेश दिया, घर खाली कर दो, काम का सारा सामान अपने यहाँ ले जाओ, हम अपना घर बनाएंगे। मंगरू की बीवी काम में जुट गई। पैर पटकता हुआ मालूम बाहर की तरफ जाकर जोर जोर से चीखने लगा था। उमा बेपरवाह मोबाइल पर बात करती हुई सधे कदमों से सड़क की तरफ बढ़ी। गहरे तनाव में थी, लेकिन पहली बार उसे नींद की तलब महसूस नहीं हो रही थी।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।